सलाम, मैं हूं सैयद दानिश और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रू मीडिया। दोस्तों, पिछली मर्तबा आज से करीब एक महीना पहले हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया था। तब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने कैंडिडेट का नाम भी ऐलान नहीं किया था। इलेक्शन नज़दीक थे तो हमने हर एक पार्टी से जानने की कोशिश की कि अगर उनकी पार्टी अगर रायचूर में इलेक्शन लड़ेगी तो क्या कुछ वो करने की कोशिश करेंगे। तो उसी का ये पार्ट 2 आप समझिए। हम दूसरा प्रोग्राम शुरू किए हैं। हमने कांग्रेस के उम्मीदवार शालम, उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार मुजीबुद्दीन, उनसे भी इंटरव्यू लिया, उनसे भी जानने की कोशिश की कि उनकी राय क्या है, इस इलेक्शन को लेकर किस तरीके से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद आज हमारे साथ मौजूद हैं एसडीपीआई के एमएलए कैंडिडेट सैयद इसाक हुसैन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से इस मर्तबा इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी क्या कुछ नई उम्मीदें हैं आवाम से, और वो रायचूर को किस तरीके से आने वाले दिनों में देखना चाहते हैं या उनका विजन क्या है। सर, आपका ट्रू मीडिया में फिर से एक मर्तबा वेलकम है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, पहली बात तो मेरा पहला सवाल ही यही है कि आपकी पार्टी ने आपको एमएलए कैंडिडेट चुना है। इसको लेकर के आप कितने आपकी पार्टी में, मेरा सीधा सवाल ये है कि आपके पार्टी में जो ऑलरेडी यहाँ पर ग्राउंड पर काम कर रहे हैं उनको छोड़कर आपकी पार्टी ने आपको क्यों चुना? रायचूर में जो लोग एसडीपीआई में काम कर रहे हैं उनको क्यों नहीं चुना? देखिए, इसका हमारी पार्टी जो आइडियोलॉजी बेसिस पे काम करती है, हमारा एक कॉन्सेप्ट है। हम लोग ये हालत को बदलने के लिए आए हुए लोग हैं। ये चीज़ अलग है कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने काम कर रहे थे, तकरीबन एक फेज था, वो लोग कैंडिडेट बनना था, लेकिन मेरे को क्यों बनाए बोलकर जो आपका सवाल है, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो कैंडिडेट बनना था तो वो लोगों की डिमांड क्या थी बोले तो मैं भी यहाँ पे 2 साल से इंचार्ज बनकर काम किया था, तो इसके वजह से एक एक्सपीरियंस है, एक तजुर्बा है, एक्टिविज़म करे सो है, तो इसके वजह से वो बुनियाद पर मुझे, मैं वैसे भी यहाँ इंचार्ज हूँ, यहाँ पे मुझे क्या भी नया नहीं है, मेरी तालीम भी इधर ही होकर है, तो वो मेरे लिए इसके वजह से मुझे जो है यहाँ के खासकर यहाँ के लोगों की डिमांड की वजह से मुझे यहाँ के देकर है। अच्छा, तो इस वक्त आप कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, वार्ड वाइज घूम रहे हैं, तो पब्लिक का रिस्पांस क्या है, किस तरीके से रिएक्ट कर रही है एसडीपीआई को देखकर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके मीडिया के ज़रिए ये बात वाजे करना चाहता हूँ, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है अवाम का, क्योंकि इतने दिन तक जो है लोग कहीं माइनॉरिटी को वो दो ये दो बोलकर जो कंफ्यूज था वो आज क्लियर है, और हम अवाम को जो है एसडीपीआई के ज़रिए लोगों को क्लियर मैसेज देकर हैं कि हम इनके उनके पीछे जाना छोड़ना है। वो तमाम पार्टियों का एक ही मकसद है, वो लोग पैसे की बुनियाद पर इलेक्शन करना चाह रहे हैं, तो एसडीपीआई जो है एक अवाम को जो चीज़ यहाँ पे मिलना चाहिए था, जो डेवलपमेंट है, इसके वजह से आज ये लोग करने में फेल्यूर हैं। जितने भी पार्टियां आज जीत कर यहाँ पे एमएलए बनकर थे, एमपी बनकर थे, वो लोगों के फेल्यूर की वजह से आज एसडीपीआई को लोग चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह लोगों के बीच जब हम जा रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, उम्मीद भी है हमें, इंशाल्लाह लोग बदलाव चाह रहे हैं। हम बहुत से लोगों के पास जाए, उनकी दुआ हमारे साथ है, लोगों का रिस्पांस अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, इसी को लेकर मेरा सवाल है कि हाल ही में आपके बाई इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया था एसडीपीआई ने वार्ड नंबर 7 से वार्ड नंबर 8 से, तो वहाँ पर पब्लिक ने उनको उतना साथ नहीं दिया। तो सवाल ये बनता है कि जब आपकी पार्टी यहाँ पर काउंसलर इलेक्शन में सक्सेसफुल नहीं हो सकती तो क्या किस बुनियाद पर, या आपको कितना कॉन्फिडेंट है कि आप एक एमएलए उम्मीदवार बने हैं तो आप एमएलए बनेंगे? देखिए, ये 2 चीज़ है इसमें। एक चीज़ क्या है, आप जो बोल रहे हैं काउंसलर को हम नहीं जीत सके तो इसमें एमएलए को क्या है, इसमें एक तो जो वार्ड में हम बाई इलेक्शन में कंटेस्ट किए थे वहाँ पे सिंपैथी थी, जो ऑलरेडी एक काउंसलर का जो है मर्डर होकर इंतकाल होकर था, उनके मिसेस को जो है कैंडिडेट बना कर थे, वो सिंपैथी की बुनियाद पर वन साइड वोट कर थे। वो हम लोग, हमारी कोशिश थी, हम लोग कोशिश किए, लेकिन लोग जो है अवामनास, जिस वक्त हमारे लीडर्स, हमारे जो भी कैंडिडेट थे, उन्होंने जाकर लोगों के बीच जब बात की है, वो उस वक्त वही बात कर रहे थे कि भाई इस मर्तबा हम जो है, जो मरहूम जो हमारे जेडीएस के जो काउंसलर थे, उनको हम लोग एक, हमारे को जो उनका एहसान अदा करना है बोलकर उनके मिसेस को डाल करते, एक वो चीज़ क्लियर है। और जो
काउंसलर नहीं जीते एमएलए बनते क्या बोलकर जो दूसरा सवाल है, इसके वजह से मैं आप लोगों के जरिए बताना चाहता हूँ, मीडिया के जरिए। आज हम इसकी अगर से एक मिसाल देखेंगे, दिल्ली इसकी बेहतरीन मिसाल है। आम आदमी पार्टी एक भी काउंसलर नहीं, सो डायरेक्ट जो है वो लोग आगे पूरा गवर्नमेंट को चेंज कर बताए। तो चाहे तो पब्लिक जो है आज एजुकेट हो चुकी है, ये पूरे लोगों के करप्शन के बारे में जानती, इनका पैसा इन्वेस्टमेंट कर एक रिटर्न्स चाहने की बुनियाद पर आज जो कैंडिडेट कांटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कौन सा पार्टी से भी कांटेस्ट करने वाले रहो, तो इसकी वजह से अवाम जान रही है। तो इंशाल्लाह वो कोई मायना नहीं है, काउंसलर इलेक्शन जीतने के बाद ही जीतना बोलकर वो कॉन्सेप्ट नहीं है, अवाम जानती है। तो आज चेंजेस करना चाह रही है। एसडीपी अभी तक एमएलए का कांटेस्ट नहीं करे तो इंशाल्लाह हमारा ये क्या भी उसके ऊपर असर नहीं होगा। अच्छा, तो रायचूर में आपके टारगेट वोटर्स कौन है? देखिए, टारगेट बोले तो हम पूरी रायचूर शहर के तमाम कम्युनिटीज से हम लोग जाकर मिल रहे हैं, डोर टू डोर, हमारा शॉप टू शॉप, वार्ड वॉक, हम लोग तमाम चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो एक चीज़ क्या है, थोड़ा हमारे को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नई पार्टी हम लोग लेके जाके जो हमारा आइडियोलॉजी, हम जो काम करना है, इसके बारे में हम जब बात कर रहे हैं, टाइम लग रहा, लोगों को समझा रहे हैं हम लोग। जब हमारे को वक्त दे रहे हैं तो हम समझाने के बाद लोग मुतासिर होकर जो है हमारे कॉन्सेप्ट को चेंज करने के एक तमाम कम्युनिटीज़ के लोग चाह रहे हैं। ये सही बात है, आज सबकी जिम्मेदारी है कि तमाम चीज़ों को जो है चेंज करने के लिए हम इलेक्शन के जरिए चेंज कर सकते हैं बोलकर मालूम है। इसलिए एसडीपीआई जहाँ कहीं भी एक लोकल बॉडी इलेक्शन में जीत करे, किस तरीके से हमारा काम है, वो तमाम चीज़ें हम लोगों के सामने रखें, तो वो लोग उसकी बुनियाद पर हमारे को जो है वादा करें। इंशाल्लाह हमारे साथ भी तमाम कम्युनिटीज़ आ रहे हैं, जिसके पास भी हम जाकर बात करें, वो बात करने से पहले हमारे से थोड़ा नेगेटिव सवालात करें, उसके बाद जब हम उनके सवालात को फुलफिल किए, हमारे जो भी कॉन्सेप्ट है तमाम चीज़ हम रखें, तमाम कम्युनिटीज़ हमारे साथ हमारे मैसेज को जो है एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा, तो ऑल ओवर स्टेट में कितने सीटों पर आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही? ये 224 में हम लोग 16 जगह जो है हम लोग कंटेस्ट करें। तो उसमें रायचूर एक है, नॉर्थ कर्नाटका जो कल्याण कर्नाटका हैदराबाद रीजन है, हैदराबाद कर्नाटका रीजन में 16 जगह हम लोग कंटेस्ट कर 16 इसमें हैदराबाद कर्नाटका रीजन में रायचूर एक कंस्टिट्यूंसी है। पूरे ओवरऑल कर्नाटका में 16th प्लेसेस हम जगह कंटेस्ट करें। अच्छा, इससे पहले भी आपकी पार्टी ने कोशिश की थी एमएलए के लिए? लास्ट इलेक्शन में हम लोग 3 जगह कंटेस्ट किए थे। तो तब क्या कमियां आती थी? देखिए, उसमें हमारा एक था हमारा एनआर, तो नरसिंहराज जो मैसूर के पास आता, वहाँ पे भी हम लोग जो है 3rd प्लेस पे थे, अच्छे वोट लिए। तो दूसरा एक गुलबर्गा था और एक जगह था, तो 3 जगह में गुलबर्गा में हमारे को वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी मरहूम हमारे खमरुल इस्लाम साहब की जो सिंपत्ति थी, उसकी वजह से वोट जो है सीधा वन साइड होकर काम किए थे। तो वो भी चीज़ हम देखते हुए जो है बहुत सी जगह हम लोग कंटेस्ट नहीं किए थे। तो इस मरतबा हम लोग तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 224 जगह हम लोग कंटेस्ट नहीं किए। एक हमारा एजेंडा क्यों हम लोग कंटेस्ट नहीं किए बोले तो, दूसरी तरफ हमारी वजह से जो आज फैसिस्ट ताकत है बीजेपी, हुकूमत इख्तियार में नहीं आना बोलकर हम वो कॉन्सेप्ट रखते हुए तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग सिर्फ 16 जगह कंटेस्ट कर रहे हैं। तो रायचूर में ये कहा जाता है कि कम्युनिटी को देखकर वोट डाला जाता है, ये कहने के लिए है, र्यूमर्स हैं, सच है हमें तो नहीं पता। वो रही आवाम की बात, आवाम जिसको चाहे उसे वोट दे सकती है। लेकिन रायचूर के मुसलमान, रायचूर के लिंगायत, रायचूर के एससी, बैकवर्ड्स, ये सारी कम्युनिटीज़ एसडीपीआई को क्यों वोट दे? देखिए, आज बीजेपी का करप्शन का है, कम्युनलिज्म का है, और उनका ही एक एमएलए बोलता बसनगौड़ा पाटिल एतनाड़ 25,500 करोड़ रुपये रहे तो सीएम बन सकते हैं, मिनिस्ट्री होना तो इतना पैसा, ये तमाम चीज़ें सबको मालूम हो गए, चाहे वो लिंगायत रहो, चाहे दलित रहो, चाहे मुस्लिम रहो, तमाम कम्युनिटीज़ को अब एक मरतबा उन्होंने हिंदू मुस्लिम कर वो सब चीज़ें कर वोट लिए। लेकिन आज जो है लोग जानते हैं, चाहे वो कौन सा कम्युनिटी के रहो, ये बीजेपी को इख्तियार से निकालना बोलकर तमाम लोगों को समझ में आया। और रही बात उसके मुकाबले में डेमोक्रेटिक सिस्टम में एज ए अपोजिशन का रोल कौन करना था, जो आज कांग्रेस है या तो जेडीएस, ये लोग कर्नाटका स्टेट में अपोजिशन का रोल करना था, इन्हों भी फेल्यूर हैं। इनके क्या खामियां हैं, जिस वक्त बात करना चाहिए उस वक्त इन्हों बात नहीं करते, इनके हाईकमांड इनको जो है रोकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप 4% रिजर्वेशन के वक्त देखिए, जिस वक्त 4% रिजर्वेशन निकाल कर था ये कर्नाटका गवर्नमेंट, हमारे 7 मुस्लिम एमएलए थे, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के एमएलए इतने रहने के बावजूद
ये लोग कहीं बात करते नहीं। असेंबली हिलना चाहिए था उस वक्त, क्योंकि उनको मुस्लिम के वोट होना, मुस्लिम का इश्यूज नहीं होना बोले तो क्या मतलब। आकर एसी रूम में आकर बैठ कर एक 4 उलमा इकराम को लेकर आकर बात करती बोले तो क्या है इसका मतलब। उनका हक नहीं बनता, वो लोग आकर वोट भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि आज अवाम ये तमाम चीज़ें जानती है। तो इसके वजह से आज एसडीपीआई जो है तमाम चीज़ों को रख कर लोगों के बीच जाकर हम लोग वोट पूछ रहे हैं। अच्छा, नहीं तो आप जो है इनमें जितने भी चीज़ें गिनाई उसके अंदर मुसलमानों को टारगेट किया गया, जो चीज़ें आपने गिनवाई, तो यहाँ पर रायचूर में हर पार्टी चाहती है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो उन्हें वोट दे। तो इस तरीके से क्या, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 से 3 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, तो एसडीपीआई के आने से क्या वोट डिवाइड नहीं होंगे दूसरे पार्टियों में? देखिए, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम मुसलमानों को बिखारा जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से रायचूर की हालत क्या है। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है इस मर्तबा कोई मुस्लिम उम्मीदवार हमारे बीच में रहने वाला, उसको लाने के लिए कई लोग कह रहे हैं। तो ऐसे में एसडीपीआई का आना क्या ये वोट डिवाइड करने का काम कर रही है? ये आवाम में जो है एक बात चल रही है, इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, एसडीपीआई ये पहला इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है रायचूर में। पिछली 2 मरतबा यहाँ पे माइनॉरिटी को जो है देकर थे। कांग्रेस हारी, क्यों हारी? उनके जितने भी लीडर्स हैं इंटरनली वो लोग 3-4 ग्रुप्स में बटकर हैं। एक को दिए तो दूसरा नाराज होकर उसको हराने की पूरी कोशिश वही पार्टियां में है। आज दूसरे लोग हराने की क्या भी जरूरत नहीं है। एसडीपीआई आने से वोट डिवाइड होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आज एसडीपीआई आने से वोट एक प्लेटफॉर्म पे आता। अगर से हम लास्ट टाइम कांग्रेस को और जेडीएस को डालकर जिता कर भेजे, 17 एमएलए बिकने के बाद आज बीजेपी गवर्नमेंट इख्तियार में आकर है। क्यों अवाम बीजेपी को नहीं आना बोलकर इनको जिता है? ये लोग होलसेल में बिक गए, तो आज इनका चेहरा नहीं है, ये लोग आकर लोगों के बीच ये बात कर सके। एसडीपीआई ये तमाम चीज़ों को देखकर जो है आज बिकने वाले नहीं एसडीपीआई के लोग। और एसडीपीआई फुल फ्लड में काम कर इंशाल्लाह यहाँ के जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप बोले सिर्फ मुसलमानों के इश्यूज़, हम लोग यहाँ के तमाम कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तमाम वार्ड्स को हम लोग क्या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं वो तमाम चीज़ों को हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। उसके ऊपर हम लोग ग्राउंड पे उतर कर काम करेंगे। एक कम्युनिटी के बेसिस पे हम लोग काम नहीं करते। स्टेट लेवल में भी हमारा इसी तरीके से काम है। और एसडीपीआई आने से वोट डिवाइड होने का सवाल ही नहीं है। एसडीपीआई आने से वोट एक साइड होता, क्योंकि इनके फेल्यूर हैं। बीजेपी का अलग फेल्यूर है तो कांग्रेस का अलग फेल्यूर है, जेडीएस का अलग फेल्यूर है। कांग्रेस में जितने एस्पिरेंट थे वो लोग आज उनको सीट नहीं देनी थी, वो लोग इधर उधर जाकर हैं। जितने भी आज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं कांग्रेस के जो एस्पिरेंट थे, उन्होंने आकर इंडिपेंडेंट से पहले भी उन्होंने भी दूसरे पार्टियों में उन्होंने अपना एप्लीकेशन डाल कर थे, वहाँ पे उनको नहीं मिलने के बाद आकर इंडिपेंडेंट। ये लोग पैसे की बुनियाद पर इलेक्शन कर रहे हैं। एसडीपीआई चाहती कि बदलाव लाना, बदलाव पैसे की बुनियाद पर कैंडिडेट नहीं फाइंड आउट कर सकते। आज जितने वोटर्स हैं हम उनको बताना चाह रहे हैं, पैसे की बुनियाद पर अगर से आप कैंडिडेट को चेंज करना चाहते हैं तो वो आपका मुस्तकबिल नहीं बदल सकते। यही बात हम अवाम उन्नास को बताना चाह रहे हैं। आपकी हालत को बदलना है तो आपके बीच रहने वाला, आपके इश्यूज में 5 साल काम करने वाला, आपके लिए बात करने वाला, असेंबली में जाने वाला चाहिए। किसी का हाई कमांड के अंदर रहकर हाई कमांड के डायरेक्शन पे काम करने वाले वो पार्टियां भी नहीं चलते, वो लीडर्स भी नहीं चलते। अच्छा सर, आप जो है शाहपुर में रहते हैं, आपके वाइफ जो है वहाँ पर काउंसलर हैं, तो आप ये कौन सी बुनियाद पर कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर रायचूर में जीतने के बाद रायचूर के बीच रहूँगा? क्या पता आप फिर शाहपुर में जाए, वहाँ पर आप अपना जो टर्म है वहाँ से आप कंट्रोल करें, या आप यहाँ पर आकर पूरे 5 साल तक अगर जीत जाएंगे तो क्या 5 साल तक आप यहीं पर रहेंगे? देखिए, मैं ये जो आपका सवाल है बिल्कुल सही सवाल है। ये अवाम चाह रही थी। लास्ट टाइम यासीन साहब भी एमएलए थे, यही वजह से आज पब्लिक उनको 2 मरतबा रिजेक्ट करी। उन्होंने जीत कर बेंगलुरु जाकर बैठते थे। हम लोग जाकर लोगों को जब बात किए, लोग यहाँ के खामियां हमारे सामने रखे, क्या है बोलकर बोले, तो जीतने वाले जितने भी, चाहे वो एमएस पाटिल के दौर से मैं आपको बताता हूँ, जितने भी पापा रेड्डी लो, यासीन साहब लो, जितने भी एमएलए जो भी जीते, ये लोग क्या समझ गए, जीतने के बाद जाकर बेंगलुरु में रहना बोलकर समझे। लेकिन ऐसा नहीं है। जीतने के बाद यहीं पर रहकर लोगों के इश्यूज सॉल्व करना है। लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ के डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स होनी, पब्लिक क्या प्रॉब्लम फेस कर रही, वो लाइव रहकर अगर से करेंगे तो इंशाल्लाह जिस तरह आज हम कोशिश करें इलेक्शन में, अगर से हमारे को ये वोटर्स जिता के लाएंगे
तो आइंदा टाइम हम लोग कैंपेन नहीं करेंगे, हमारे काम हमारे कैंपेन बनेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, यहीं पे रहकर रईचूर में रहकर हम लोग काम करने वाले बनेंगे। हमारा पार्टी भी वैसा नहीं चाहता कि हम जहाँ पर जीत करें वहाँ पे हमारा एक ऑफिस रहता, हम लोग रोजाना एक टाइम टेबल हमारा शेड्यूल रहता, वो हिसाब से हम लोगों को जो है उनके इश्यूज क्या हैं वहाँ पे हम लोग मिलकर उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, अगर मान लीजिए आप जीतेंगे तो उसके बाद आप जो है अगर कांग्रेस को या बीजेपी को या जेडीएस को सरकार बनाने के लिए आपकी ज़रूरत पड़े तो आप किसे सपोर्ट करेंगे? देखिए ये स्टेट में बिल्कुल हम किसी हाल में भी बीजेपी के साथ हम लोग अलायंस नहीं होते, ये क्लियर मैसेज हमारे को बीजेपी को होके नहीं आता। हमारा आइडियोलॉजी अलग है, उनका आइडियोलॉजी अलग है। तो आपकी आइडियोलॉजी कौन सी पार्टी से करीब मैच करती है? देखिए ये अभी जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, यहाँ पे अब है सो दो पार्टियां हैं, जेडीएस और कांग्रेस। अगर से किसी वजह से हमारे एमएलए की जरूरत पड़ी इनको गवर्नमेंट बनाने में, तो हम यही पार्टियों से करेंगे। इसकी एक मिसाल, बेंगलुरु बीबीएमपी में 198 कारपोरेटर रहते हैं। वहाँ पर लास्ट जब बीबीएमपी का इलेक्शन होकर था, वो बीबीएमपी का इलेक्शन होने के बाद बीजेपी और सेकुलर पार्टियों को बराबर वोट्स हो गए। एक वोट की जरूरत थी, वो एसडीपीआई था। एसडीपीआई के घर को बीजेपी के आर अशोक दूसरे लीडर्स आकर जो है हमारे पास आकर हमारे को बहुत से ऐसे जो ये किए कि आप हमारे को सपोर्ट करो, नहीं तो हमारे से आप वोटिंग के टाइम एब्सेंट हो जाओ, बस हम पूरी चीज़ हम मैनेज कर दे। लेकिन हम उनको सपोर्ट नहीं किए। हम कांग्रेस के सिद्धरामैया गवर्नमेंट थी, वहाँ पे जाकर जो है जो बेंगलुरु के इंचार्ज उस वक्त उन्होंने जाकर जो है हमारे पार्टी के लीडर से मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद हम उनके साथ अलायंस हुए। तो हम जो भी वो टर्म था पूरा उनके साथ अलायंस रहकर हम काम किए। उसके बावजूद भी जो है वहाँ के बहुत से लोग जो है कांग्रेस के जीते हुए जो कारपोरेटर थे, बाद में वो लोग जो है बीजेपी के साथ मिलकर पूरे 3 साल के बाद वो लोग पूरा जो है डिस्टर्ब किए। लेकिन आज हम अगर से हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सेकुलर पार्टियों को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब भी हम ये नहीं बोलते कि हम कांग्रेस या जेडीएस बोलकर, वैसा वक्त आया तो एज ए पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, हम कम्युनल पार्टी को दूर रखने के लिए सेकुलर पार्टियों के साथ हम जाएंगे। ये पूरे सो कॉल्ड सेकुलर जितने भी पार्टी हैं पूरे सेकुलर बोलकर नहीं, लेकिन फिर भी उनसे थोड़ा बेहतर बोलकर समझकर हम एक पब्लिक के जो बेहतरी के लिए हम लोग काम करेंगे मिलकर। अच्छा, तो सर रायचूर में अब इस वक्त एक अज्यूम किया जा रहा है कि करीब एक लीडर को एमएलए बनने के लिए तकरीबन 65,000 प्लस वोट चाहिए क्या? तो आपका टारगेट क्या है? क्या आप 65,000 वोट्स लेंगे या कितने वोट्स आप इस मर्तबा लेंगे? देखिए हर कैंडिडेट, क्योंकि इससे जितने भी कैंडिडेट्स बाकी कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है हर लिहाज से, चाहे वो कैंपेनिंग के लिहाज से हो या चाहे वो अपनी पब्लिसिटी के लिहाज से हो, बहुत ही बड़े पैमाने पर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि बीजेपी के जो एमएलए हैं उनका कैंपेन अलग लेवल पे वो कुछ कर रहे हैं, कांग्रेस के अलग लेवल पे कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनका भी एक अलग चल रहा है। तो बहुत ही स्ट्रांग इस वक्त वो नज़र आ रहे हैं। तो लग रहा है कि जो है पब्लिक रुझान यहाँ पर भी देगी। तो आप जो है किस तरीके से इतने सारे वोट्स या कितने वोट्स का आप टारगेट रखेंगे, कितने ले पाएंगे आप? देखिए उसके लिए कर क्या रहे हैं? देखिए इसके लिए तो हमारे पास भी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। डोर टू डोर विजिट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम मिलकर बोल रहे हैं। और ये जितने दिखाने की चीज़ें हैं ना, ये पूरे पार्टियों में सिर्फ बीजेपी एक उनका ग्राउंड पे काम है, ये मैं मानता हूँ बीजेपी के। बाकी के जितने भी है कांग्रेस या जो भी इंडिपेंडेंट है, जो भी बोले, ये लोगों के पास जो लोग आकर हैं वो पैसे की बुनियाद पर उनके पीछे आकर ठहरे सोए। ये लोग भी जो है इनके पीछे काम करने वाले लोग नहीं है। आज पैसा देकर लेकर आए सो लोगों को लेकर आकर बताए तो इससे वोट नहीं बनता। तो हम क्या चाह रहे हैं, हमारी कोशिश भी, हम लोग भी 65,000 प्लस, हम भी कोशिश में 70,000 प्लस की कोशिश रख के काम करना पड़ेगा। लेकिन आज दूसरे भी पार्टियां वाले इसी तरीके से बोल रहे हैं, बोलकर हम ऐसा नहीं बोल रहे। इनके पास बोलने के लिए कुछ उनके पास चाहिए ना, बोलने के लिए उन्होंने क्या एक्टिविज्म करे भाई, इतने एस्पिरेंट है ना, उनको पूछ कर देखिए आप क्या कौन सा तो प्रोटेस्ट में आए थे, क्या उनके हाईकमांड को अरेस्ट करे तो उनके हाईकमांड को कभी उनकी एमपी जो उन्होंने थे उसको जो है कैंसिल हो गया बोलकर रोड पे उतरे। सो देखें हम लास्ट मोमेंट में पेट्रोल का रेट ये हुआ बोलकर एक प्रोटेस्ट किए, ये सिंबॉलिकल प्रोटेस्ट इनके। जब
कभी भी ये मुल्क में रहने वाले, स्टेट में या सिटी में रहने वालों के ऊपर या अवाम मुखालिफ पॉलिसीज जब आती, जहाँ पे आवाज़ उठाना अगर से नहीं उठा सकते, रोडों पे भी रहकर कोई, आप एक लीडर का बताइए मुझे, कोई भी एक्टिविज्म कर नहीं है, पैसे की बुनियाद पर अगर से आप स्ट्रांग बोल रहे हैं तो ये नामुमकिन है। आज लोग क्या चाह रहे हैं, उनको परेशानी है, लोग क्या चाह रहे हैं, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट को कौन हरा सकते, इनके खिलाफ कौन बात कर सकते, बात करने वालों को लाना चाह रहे। हम बीजेपी को नहीं आना बोलकर अगर से कांग्रेस को डालेंगे, जीतने वाले के पीछे हम जाएंगे, ये जीतने वाले के पीछे नहीं जाना है। बीजेपी को हराकर बीजेपी के साथ मुकाबले में कौन बात कर सकती, ठहर कर वो चीज़ देखकर जाना है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार हैं या जो भी इंडिपेंडेंट है वो जो है बेहतर नहीं है रायचूर के लिए? क्योंकि उनके भी सेम इश्यूज हैं, सेम मुद्दे हैं जिस पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो आपके मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों पर वो भी बात कर रहे हैं। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पैसे की बुनियाद पर किया जा रहा है? क्या वो पब्लिक को नहीं चाहते या पब्लिक के लिए वो काम नहीं करेंगे? इतनी गारंटी आपको कैसे है? नहीं, देखिए, इनकी पार्टी के हाईकमांड ये लोगों को पब्लिक इश्यूज में बात नहीं करने देते। इनके हाईकमांड को या पार्टी को जब नुकसान होता उस वक्त ही ये लोग रोड पे आने का एक ही मालूम है ये लोगों को। आप बताइए, एक मिसाल दे जो मुझे, कभी मंगलूर जैसे इसमें कहीं भी जुल्म हुआ, ये लोग उतरे सो, या असेंबली में उतना बढ़ चढ़ कर कौन सा भी इशू है, माइनॉरिटीज के इशू नहीं बोल रहा हूँ, दिनेश कन्नाडी बोलकर एक दलित का, उसको बजरंग दल के लोग मारे, उसको उसी जगह मंगलूर में दूसरे नॉन मुस्लिम्स के जो बजरंग दल के लोगों का मर्डर होता, 25 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट देती उनको। तो जब दिनेश कन्नाडी एक हिंदू चुना, उसको जब बजरंग दल वाले मारते हैं तो उसे 25 लाख रुपए देना क्या नहीं देना, नहीं दिए तो वहाँ पे असेंबली हिलाना क्या नहीं हिलाना है। एसडीपीआई के लोग एमएलए नहीं रहे तो भी हम लोग मंगलूर चलो बोलकर दिनेश कन्नाडी के घर से जो है हमारा एक रैली निकाल कर हमारी पूरी कोशिश कर हम उसको जो है हक दिलाना बोलकर पूरे स्टेट में हम उसके लिए आवाज़ उठाएं। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जिस कम्युनिटी के ऊपर भी जुल्म होता है या अवाम मुखालिफ पॉलिसीज बनती हैं, जो लेवल में आप आए, अगर से आप एमएलए हैं तो असेंबली में आवाज़ उठाइए, आप एमपी हैं तो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाइए, आप जहाँ पे हो सकता है आपके लेवल में आप आपके पार्टी के बैनर तले आप एक उसके लिए आवाज़ बनिए। भाई, आप पार्टी क्यों बना रहे? नहीं तो इलेक्शन में सिर्फ आकर वोट लेना है तो आप पार्टी क्यों बना रहे? इलेक्शन के लिए रखिए। इलेक्शन में वोट मांगती, जब पब्लिक के प्रॉब्लम आती है उस वक्त बात नहीं करते बोले तो मतलब क्या? तो ये पूरी चीज़ आज लोग जो है एजुकेट हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह लोगों को समझ में आ रहा, ये पैसे पूरे लोग जो है पैसे लेकर वोट नहीं डालते। आज 99% जो है पैसे लेकर वोट डालने वाले नहीं है। इन्होंने समझ रहे पैसे की बुनियाद पर इलेक्शन होता बोलकर पैसे लेकर वोट डालने वाले वोट नहीं। आज एजुकेट हो चुके हैं लोग, ये लोगों को हालत बदलना बोलकर माइंडसेट बना चुके हैं। तो इंशाल्लाह अब हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग जो भी हैं, हमारे एसडीपीआई के पूरे तमाम लोग, हम उतर कर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लोग भी खुश हो रहे हैं। थोड़े बहुत लोग हैं जो आज भी उनको जो है ये पैसे की वजह से इलेक्शन इधर उधर होता ऐसा बोलकर, लेकिन वो भी हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। सर, आप इतना पैसा कह रहे हैं कि पैसों की बुनियाद पर आवाम वोट नहीं देगी, तो पूरे मुल्क भर में कई रियासतों में बीजेपी की सरकार है, तो क्या वहाँ पर भी लोग बीजेपी बिना पैसे के ही जीती है? इतनी ईमानदार पार्टी है? नहीं, बीजेपी तो खरीद फरोख्त करने में नंबर 1 पार्टी है पूरे इंडिया में। अब तक 465 एमएलए खरीद चुकी है पूरे इंडिया में, उसमें 65% कांग्रेस के एमएलए खरीद चुकी है। कर्नाटका में लास्ट 14 कांग्रेस के, 3 जो है जेडीएस के। ये खरीदने में क्या भी नहीं, महाराष्ट्र में भी सब चीज़ें होकर है, क्या भी उसके लिए बड़ी बात नहीं। यानी आवाम जो जिसको अपना लीडर चुनती है वो लीडर जाकर उन बिक जा रहा, वो पब्लिक को धोखा दे रहा। पब्लिक समझना है। आज मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, 2000 का गारंटी कार्ड जो लेकर आप बता रहे, आपका 2000 गारंटी का आपका एमएलए की गारंटी नहीं है, आप ये 2000 की क्या गारंटी देते? ऐसे बातें करने की जरूरत नहीं है। तो आज आप जो रियलिटी है उसके बारे में बात करिए। हम ये बोलना चाह रहे हैं, हकीकत में आप अगर से जीत कर नहीं बिकते बोलकर आप कॉन्फिडेंस बताइए हमारे को, आप वादा करिए, नहीं तो आइंदा इलेक्शन ही हम नहीं लड़ते, ऐसा कुछ तो भी एक बोलिए, हम छोड़ती। वैसा बोले तो हम भी छोड़ती, वैसा आकर उस तरीके से बोलेंगे। इस मरतबा कांग्रेस का या जेडीएस का एक भी एमएलए रियासत में नहीं बिका तो हम पार्टी बंद करते बोलकर बोलेंगे, हम पार्टी बंद करने के लिए तैयार हैं। पार्टी वाले भी क्या करेंगे, पार्टी को भरोसा दिलाते हैं, जो एमएलए होते हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भरोसे की बुनियाद पर जो है पार्टियां चलती हैं।
तो पार्टी की भी क्या करें? नहीं नहीं, देखिए इसलिए तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बीजेपी एक एजेंडा लेकर चल रही, ये मुल्क का संविधान बदलना, यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाना, तो दूसरी तरफ एक सेकुलर पार्टी बोल के सही है, मुल्क के लेकिन दस्तूर को अब बचाना। मान लीजिए आपकी पार्टी में भी कई लोग हैं, वो कल छोड़ देते हैं या दूसरी पार्टी को जाते हैं, क्या तो आप अपनी पार्टी बंद करेंगे? देखिए हम जो भी हमारे पार्टी के खिलाफ जो भी काम भरोसे करता- की बुनियाद पर ही टिकता है ना नहीं सर। टिकता, लेकिन हम उनके खिलाफ एक्शन लेते ना, वैसा एक्शन लेना है ना। एक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या निकाल देंगे निकाल पार्टी से? देते हैं। फिर उससे ज्यादा नहीं, निकालने के लिए इनके पास पहले, लेने से पहले तमाम चीजों का जायजा होना क्या नहीं होना। इन्हें किस वजह से आज आप सोचिए, कांग्रेस में सीट नहीं मिली तो उसे बीजेपी वेलकम कर रही, रायचूर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट। जाने वाला तो कोई पार्टी की इजाजत लेकर नहीं जाता और निकल जाता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इनको क्या भी पड़ी नहीं है, तो इनको अपना पोजीशन के लिए कभी इधर कांग्रेस बोलकर जाता, इधर रेस्टम पे वो पार्टी को गाली दे रहा, बाद में उधर जाकर ये पार्टी को गाली दे रहा। तो अवाम बेवकूफ नहीं होना, अवाम समझना, क्योंकि इनका चेहरा इलेक्शन तक एक पार्टी के बैनर में दिख रहा, बाद में दूसरे बैनर में वो पार्टी में जा रहा, फिर उन्हें कभी ये गया तो इधर जाके गाली दे रहा। तो ये तमाम चीज़ें अवाम जब तक नहीं अवेयर हो जाएंगी, अवाम नहीं जानेंगी, अवाम खुद बदलाव नहीं चाहेंगी, कुछ होने वाला नहीं है। तो अवाम भी इसकी जिम्मेदार है। आज आपके मीडिया के जरिए मैं अवाम को गुजारिश करता हूँ, तो ये तमाम चीज़ों से लोग जो वोटर्स हैं उन्हें समझना है, किसी के बातों में आकर आप वोट नहीं करना है। ये तमाम चीज़ें वोटर्स की जिम्मेदारी भी ज़्यादा है इसमें। अच्छा, तो खैर रायचूर को लेकर के आपने बताया कि आपका क्या क्या विजन है एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट में, और दीगर जो म्यूनसिपैलिटी के हालात आपने इससे पहले भी बयान किए। इसके अलावा आपका मैनिफेस्टो भी आया है, क्या क्या आपने मुद्दे रखे हैं वो ज़रा उसकी तफसील आप बताइए। नहीं चलो, अभी हम देखिए हमारा हैंड बिल में हम लोग ऑलरेडी लोकल के इश्यूज हम लोग फाइंड आउट किए, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सेंट्रल में और स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट रहने के बावजूद यहाँ पर एम्स आकर था, उसको जो है उधर हुबली को, धारवाड़ को शिफ्ट किए, और IIT का भी मौका था। यहाँ पे MLA MP स्टेट गवर्नमेंट नेशनल सेंट्रल में सब बीजेपी रहने के बावजूद भी चला गया। लेकिन ये जो भी सो कॉल्ड पार्टियाँ हैं, इन्हों जो इनके MLA MPs हैं, वहाँ पे आवाज़ उठाना कि नहीं उठाना। लोकल के MLA एक बार बोलने से ख़त्म होता क्या, एक ये इश्यूज़ पे उन्होंने रिजाइन करके बाहर आते तो हम बोलते थे ठीक है भाई, उन्होंने रायचूर के लिए उन्होंने कुछ काम करना चाह रहे बोलकर, और ये इसके लिए हम लोग जो है पूरी कोशिश हमारी रहेगी एम्स को लाने का। अगर से किसी वजह से अब डिक्लेयर होकर है तो दूसरा एम्स के लिए सबसे ज़्यादा हमारे को हम यहाँ लाने का, अगर से हमारा अलायंस होकर गवर्नमेंट बनेगी, हमारा पहले मुतालबा ये रहेगा। और दूसरी बात, हम जो है यहाँ पे जो भी यहाँ जो करप्शन है उसके खिलाफ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये करेंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में ऑफिस में जो करप्शन चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग काम करेंगे। और यहाँ के जो पीने के पानी का जो प्रॉब्लम है, सही मानों में बेसिक इम्यूनिटीज हम उसके बारे में करेंगे। और नौजवानों को जो है रोजगार का प्रॉब्लम है, इतने 20 किलोमीटर तकरीबन यहाँ पे इंडस्ट्रीज तमाम रहने के बावजूद रोजगार का मसला है। नौजवानों को जो है ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना, और अच्छे तरीके से स्कूल्स हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल्स पहले पुराने बिल्डिंग से उसको थोड़ा अपलिफ्ट कर उसको क्या बजट प्रोवाइड करना, थोड़ा बहुत उसको क्या करना है, वो तमाम चीज़ें। बहुत से ऐसे हम जो है डस्ट फ्री सिटी करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या क्या होना, ऑलरेडी बैकवर्ड सिटी में रायचूर को कंसीडर कर वो क्या उसके लिए प्रोवाइड हो सकता हो लेकर आकर। और कल्याण कर्नाटक का जो स्पेशल बजट है 371J का, तो वो चीज़ें सही तरीके से लेकर आकर इम्प्लीमेंट सही तरीके से होना है। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं, हम लोग इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 100% यहाँ पे जो भी यहाँ पे बुनियादी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। सर, आपका अगला आवाम के लिए कोई अपील या कोई मैसेज अगर आप देना चाह रहे हैं तो दीजिए। मैं आपके मीडिया के ज़रिए रायचूर के अवाम उन्नास से गुजारिश करता हूँ, आप तमाम लोग तमाम पार्टियों को देख कर हैं, तमाम लीडर्स को देख कर हैं, ये लोग आप लोगों का डेवलपमेंट चाहने वाले लोग नहीं हैं। जितने भी आज कांटेस्ट कर हैं पैसे की बुनियाद पर मैं जो है बहुत जीत सब तुम बोलकर उनका एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है, कौन आपके लिए जाकर असेंबली में बात कर सकता है, किसके पास सलाहियत है, कौन सा पार्टी वो आपके इश्यूज पे बात करने के लिए दे सकती, ये तमाम चीज़ों को आप लोग सोच कर वोट करिए। बीजेपी को हराना है बोलकर वोट मत करिए। बीजेपी को हराने के बाद भी कौन बीजेपी के अवाम मुखालिफ पॉलिसीज और बीजेपी के पॉलिसीज के खिलाफ सही तरीके से काम कर सकता, उसके लिए आप वोट करिए। सिर्फ बीजेपी को हराना हमारा मकसद नहीं है। बीजेपी को हराने के बाद भी हमारे
लिए कौन काम कर सकता है, ये चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक प्रॉम्प्ट, एक क्लियर, एक ट्रांसपेरेंट काम करने के लिए जिस तरीके से जो बोल रहे हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, वो तमाम चीज़ों को देखकर आप पूरे 10 रहे और 10 भी रहे तो भी आपके सामने तमाम कैंडिडेट्स हैं, उसमें बेहतरीन कैंडिडेट कौन है, बेहतरीन पार्टी कौन सा है और उनका क्या रिकॉर्ड है, उनका एक्टिविज्म क्या है, उनके इश्यूज बेसिस पे उन्होंने कितना इन्वॉल्वमेंट थे, ये तमाम चीज़ों को आप देखकर जब आप लोग जो है आप वोट करिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी आपको एक मौका देकर है वोट के ज़रिए। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी वोट की बहुत बड़ी अहमियत है, वोट के ज़रिए आप बदलाव ला सकते हैं, आप चेंजेस कर सकते हैं। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ बेहतरीन कौन है उसके लिए आप अपना वोट के ज़रिए इंशाल्लाह वोट डालकर आप अपना नुमाइंदा चुनिए। तो दोस्तों सही कहा कि आपको चाहिए कि आप जो है फ़ैसला करें, रुकें, थमें, कुछ वक्त निकालें, अपना कीमती हथियार वोट 5 साल में एक मरतबा मौका आता है जब आप जो है राजा बन जाते हैं और 5 साल तक आप ही राजा बनते हैं। जो इलेक्शन जीत कर आता है वो आपका सेवक रहता है। इस तरीके से आप सोचिए, आप अपने शहर की तरक्की, अपनी ख़ुद की तरक्की और अपने मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल, वो सोचकर आप जो है एक फ़ैसला ज़रूर लें। बाकी हम और दीगर जो उम्मीदवार हैं उनसे भी उनकी राय, उनका विज़न, उनकी थिंकिंग क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ थे एसडीपीआई के कैंडिडेट। तो आप इनकी बातों से कितने मुतमईन हैं और आपके क्या कुछ सवाल हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते जाइए। अब जब भी हम अगली मर्तबा इनसे मुलाकात करेंगे तो आपके उन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। और ये वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।